हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका का थर्ड पार्ट, यानी कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा था कि कोशिका के अंगों में मुख्यतः 5 पार्ट डिस्कस की थी हमने, जिसमें प्रमुख रूप से था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रादीपीय जलिका, दूसरा हमने डिस्कस किया था बॉक्यूल, तीसरा राइबोसोम, चौथा लाइसोसोम और पांचवा हमने डिस्कस किया था गोल्गी का। क्लियर है। हमने 5 पॉइंट डिस्कस कर रखे हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंटों पे जो और मुख्यतः होते हैं। तो कोशिका के अंतर्गत अब हम चर्चा करने वाले हैं न्यूक्लियस की, सेंट्रोसोम की, लाइसोसोम की और माइटोकॉन्ड्रिया की। क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए पार्ट्स ऑफ सेल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा छठवां जो हम करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो छठवां जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं इसे, यानी कोशिका का बिजली घर। कोशिका का बिजली घर कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी पावर हाउस ऑफ ए सेल। क्या मतलब है इसका, यानी कि कोशिका को जो ऊर्जा प्रदान करने का जो काम करता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। यानी ये कोशिका को जो ऊर्जा मिलती है किसके द्वारा मिलती है, भोजन के द्वारा मिलती है। जब एनर्जी क्या होती है, एटीपी के रूप में स्टोर होती है। जब वो ट्रांसलेट हो जाती है तो क्या हो जाती है, एडीपी बन जाती है। फिर वापस से जब वो होती है तो फिर से एटीपी हो जाती है। कहने का मतलब एटीपी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वही बात करें हम एडीपी की तो ये हो जाती है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। क्लियर है। यानी कोशिका को एक ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस ऑफ ए सेल। वहाँ पे एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर होती है और एटीपी जब ट्रांसलेट हो जाती है तो क्या हो जाती है, एडीपी फिर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा क्या हो जाती है, एटीपी फिर से हो जाती है। यानी इस प्रकार ऊर्जा का संचरण होता रहता है कोशिका के अंदर। तो किस प्रकार की कोशिका होती है, मान लीजिए ये मेरी कोशिका है। इस कोशिका में कुछ इस प्रकार से एक बनी रहती है, एक कैप्सूल टाइप का एक होता है, उसे हम कहते हैं, कैप्सूल टाइप का जो बना होता है उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्यतः काम है कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम होता है। बात करते हैं इसकी खोज की। तो इसकी खोज जो की थी वो की थी रिचर्ड अल्टमैन ने। रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 में इसकी खोज की थी। तब इसका नाम रखा था उन्होंने बायोप्लास्ट। क्या रखा था नाम, बायोप्लास्ट। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जब माइटोकॉन्ड्रिया जब खोज हुई तो उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। वास्तविक जो नाम था उसका नाम था बायोप्लास्ट। बात आई है माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा, तो कोई व्यक्ति आते हैं कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने 1898 में इसका नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का जो बिजली घर है जिसकी खोज बायोप्लास्ट के नाम से रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 में की थी। कार्ल बेंडा ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया 1898 में और रख दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो होगा प्लास्टिड्स के बारे में, यानी कि लवक। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है प्लास्टिड्स के बारे में, यानी कि लवक। तो आखिर ये प्लास्टिड्स होता क्या है। लवक। क्लियर है। प्लास्टिड्स, इसको सही से लिख दिया जाए। प्लास्टिड्स क्या होता है, यानी कोशिका में जो रंग दिखने का काम होता है, किसी का रंग कैसा भी है। मान लीजिए अगर टमाटर का रंग है तो किसके कारण, प्लास्टिड्स के कारण है। आलू का जो रंग है वो किसके कारण, टमाटर के कारण है, वो प्लास्टिड्स के कारण है। गन्ने का जो रंग हरा है उसके किसके कारण, प्लास्टिड्स के कारण। पौधों का जो रंग हरा है वो किसके कारण, प्लास्टिड्स के कारण है। इन्हीं सब की डिस्कस करते हैं हम कि प्लास्टिड्स होता क्या है। तो प्लास्टिड्स मुख्यतः 3 तरह का होता है।
प्लास्टिड्स मुख्यतः 3 तरह का होता है। नंबर 1 होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इसे हम कहते हैं अवर्डी लवक। अवर्डी लवक यानी कि इसे हम कहते हैं रंगहीन भी कहते हैं, यानी कि जिसमें भी रंग नहीं होता, रंग डिसाइड नहीं करते, यानी रंगहीन की बात करते हैं। और दूसरा इसको हम सफेद में भी काउंट कर लेते हैं, यानी कि जिसका रंग वाइट होता है, जिसका रंग वाइट होता है उसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्योंकि ल्यूको का मतलब भी क्या होता है, वाइट ही होता है। क्लियर है? तो ल्यूको का मतलब जब वाइट है, और दूसरी भाषा में इसको कहते हैं जिसमें रंग नहीं डिस्कस किया जा रहा, जिसमें कोई रंग नहीं बता सकते हम, उसमें भी क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा। जैसे आपने ले लिया आलू, ले लिया गन्ना, ले लिया शकरकंद, ले लिया, इन सब में जो रंग है वो किसके कारण होता है, ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पे डिसाइड करता है कि इसमें कौन सा रंग है। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है क्रोमोप्लास्ट। यही पहले हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लोरोप्लास्ट, आपने क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल तो समझा होगा, क्लोरोफिल, ठीक है, यानी क्लोरो का मतलब होता है हरा, यहीं पे डिसाइड करता है क्लोरोफिल के हरे रंग को। तो हरा रंग जहां भी होगा वहां पे कौन सा लवक होगा, क्लोरोप्लास्ट लवक होगा, जिसे हम कहते हैं हरित लवक, जिसे हम कहते हैं हरित लवक। यानी कि हरित लवक कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये सभी पौधों में पाया जाता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स यानी पौधों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, हरित लवक के कारण ही होता है। क्लियर है? यानी आपने देखा होगा पौधों की जो पत्तियां हैं वो हरी हैं, हमने हमेशा सुना होगा पौधों की पत्ती किसके कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण होती है। तो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है वो किस टाइप का लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट टाइप का लवक होता है। तो क्लोरोफिल के कारण ही पौधे की पत्तियां हरी रहती हैं। तो हरा रंग किस में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। क्लियर है? इस प्रकार आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट बनता है हमारा वो बनता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इसे हम कहते हैं बर्डी लवक। बर्डी लवक क्या मतलब है इसका, यानी कि सफेद और हरे रंग को छोड़ के जो भी रंग हैं, जितने भी सारे रंग हैं, सफेद और हरे को रंग छोड़ के वो सारे किस में आएंगे, क्रोमोप्लास्ट में काउंट होंगे। क्लियर है? तो वैसे कौन कौन से रंग हैं उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं ऊपर, तब लिखता हूं। तो क्रोमोप्लास्ट जो हम पढ़ रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट को हम कहते हैं बर्डी लवक। और बर्डी लवक जो हम पर चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, तो बर्डी लवक यानी कि जैसे कि इनमें मुख्य रूप से कौन सा लवक प्रेजेंट होता है। जैसे मैं बात करता हूं टमाटर की, ठीक है, बैंगन की, मैं बात करता हूं हरी मिर्च की, गाजर की, ये मुख्यतः इन समझ आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हरी मिर्च और गाजर में जो रंग होता है वो होता है केराटीन, यानी कि कौन सा लवक होता है, केराटीन प्रमुख होता है। बैंगन में जो रंग प्रमुख होता है वो होता है जैंथासाइनिन। टमाटर का जो रंग होता है वो होता है लाइकोपीन के कारण। क्लियर है? तो ये क्या है, लवक प्रेजेंट होते हैं इनमें, और लवक के कारण ही इनका रंग डिसाइड हो पाता है कि आखिर इसका रंग लाल क्यों है, काला क्यों है, हरा क्यों है और सफ़ेद क्यों है। तो आपने डिस्कस किया कि प्लास्टिड्स क्या है। प्लास्टिड्स क्या करता है, रंगों को डिसाइड करता है। प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं लवक, जिसको हम हिंदी में लवक कहते हैं। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं वाइट, यानी कि जो सफ़ेद रंग को डिसाइड करता है। दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम डिसाइड करते हैं किसके, हरे रंग के लिए। और तीसरा होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट जो डिस्कस करते हैं हम किसके कारण होता है, यानी कि हरे और सफ़ेद को छोड़ के जो भी रंग आए हम किस में आएंगे, क्रोमोप्लास्ट में आएंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है सेंट्रोसोम। कौन सा है, सेंट्रोसोम, यानी कि हमारा ये पॉइंट लगभग 7वां पॉइंट होगा। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, ये विभाजन का काम करता है, यानी कि एक कोशिका को तोड़ने का काम करता है।
तो विभाजन जो होता है किसमें होता है, पहली बात तो यही क्लियर हो जाए कि विभाजन जो होता है केवल और केवल किस जंतु कोशिका में पाया जाता है। विभाजन जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और सेंट्रोसोम के कारण ही एक कोशिका विभाजित होती है। तो कोशिका विभाजन का भी यहाँ से पॉइंट डिस्कस हम कर लेते हैं कि आखिर ही किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में यानी कि ये पौधों में नहीं होता। तो कोशिका विभाजन जो है किसके कारण होता है, सेंट्रोसोम के कारण होता है। और कोशिका जो विभाजन है 3 टाइप से होता है। पहला होता है असूत्री विभाजन जिसे हम कहते हैं अमाइटोसिस, ठीक है। दूसरा होता है सूत्री विभाजन जैसे समसूत्री। एक होता है अर्धसमसूत्री। अर्धसमसूत्री विभाजन, ये होता है असूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री। इसे हम कहते हैं मियोसिस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेटोसिस। इसे हम कहते हैं मियोसिस। कहने का मतलब क्या है कि कुछ कोशिकाएं होती हैं जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं, जिन कोशिकाओं में जो कोशिकाएं अविकसित होती है और उनमें विभाजन हो जाए वो होता है असूत्री विभाजन। कहने का अर्थ है जो कोशिकाएं विकसित नहीं है पूर्ण रूप से, जैसे अमीबा हो गया, फंगस हो गया, ईस्ट हो गया, क्लियर है, अलगाई हो गया और आपका प्रोटोजोआ हो गया। ये सारे कैसे हैं, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित कोशिकाएं नहीं है। जो विकसित कोशिकाएं नहीं है उनमें जो विभाजन होता है वो असूत्री विभाजन होता है। बात करते हैं समसूत्री विभाजन और बात करते हैं अर्धसमसूत्री विभाजन की। देखिए जैसे एक कोशिका है और इससे अगर 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक ये रही और एक ये रही, ये 2 कोशिकाओं को जन्म देती है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन। अगर यही बात करूं मैं, एक कोशिका है और ये खुद से टूट जाए और ये टूट गई, यानी कि टूट जाती है, एक कोशिका ये अलग बन जाती है। इस प्रकार से आपने देखा ये अंदर से टूटी, एक ये कोशिका बन गई और एक ये कोशिका बन गई। जब ये टूट जाती है तो ये कहलाती है अर्धसमसूत्री, आधा आधा टूटना, यानी आधी कोशिका एक तरफ आधी कोशिका एक तरफ, तो ये हो जाती है अर्धसमसूत्री विभाजन। यानी समसूत्री विभाजन जब एक कोशिका 2 नई कोशिकाओं को जन्म दे तो हो जाती है समसूत्री विभाजन। ये हो जाती है अर्धसमसूत्री विभाजन। मानव में जो होता है, मानव के जो क्रोमोसोम कितने होते हैं 46, वो नए 46 को जन्म देते हैं। अगर वही 46 आधे आधे टूट जाए, 23 अलग हो जाए और 23 अलग हो जाए, तो क्या हो जाएगा, अर्धसमसूत्री विभाजन। क्लियर है, उम्मीद है पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि अर्धसमसूत्री विभाजन कैसा है, समसूत्री विभाजन कैसा है और असूत्री विभाजन कैसा है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, अंतिम पॉइंट होगा कोशिका में, वो हमारा न्यूक्लियस। क्या है हमारा, न्यूक्लियस। तो 8वां जो पॉइंट है हमारा वो है न्यूक्लियस। क्लियर है, इसे हम कहते हैं केंद्रक। ये केंद्रक 2 भागों में विभाजित है। नंबर 1 होता है केंद्रिका और दूसरा होता है केंद्रिक द्रव्य। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोक्लियस। क्लियर है। तो कहने का अर्थ क्या है कि केंद्रिका क्या है और केंद्रिक द्रव्य क्या है। मान लीजिए मैं बनाने की कोशिश करता हूं समझाने के लिए कि एक ये कोशिका है आपके सामने, ठीक है, इसमें एक केंद्रक होगा मध्य में, तो इसमें भी एक अंदर केंद्रक होगा कि नहीं होगा। जो मेन पॉइंट है, मेन जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोक्लियस। क्लियर है। बात की मैंने, इसका जो और जो पार्ट जो बचा है अंदर का, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्लियर है, न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो बात आती है इसमें होता क्या है, तो इसमें ही क्या होते हैं, हमारे क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम।
किसमें होते हैं? केंद्रक द्रव्य में। तो क्रोमोसोम जो उपस्थित होते हैं यानी कि गुणसूत्र कहाँ होते हैं? केंद्रक द्रव्य में होते हैं। और क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। क्लियर बात है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। तो यानी कि डीएनए और आरएनए कहाँ होंगे? इसी जगह केंद्रक द्रव्य में मौजूद होंगे। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अगर ये सब कुछ क्लियर लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।